हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मैथ पेडागोजी में 50 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 16 भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन होंगे इस सेट में हम लोग उतने कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि मैथ पेडागोजी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिलती हैं जो कि आपको सीटेट की, चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2 की कर रहे हो। डेली 3 बजे क्लास मिलती है एंड एक 5 बजे क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, और आपको बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीटेट की। और आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट भी यहाँ से दी जाती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ पेडागोजी जो है आपकी 15 नंबर की आती है। और मैथ यानी देखिए, सीडीपी हो या कोई भी सीटेट हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो, आपको सारी सब्जेक्ट कवर करनी पड़ती है, यानी सारी सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना होता है, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं सीटेट को पास करने के लिए सिर्फ आप सीडीपी पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 सब्जेक्ट होती हैं पेपर 1 में, ठीक है, और 5 ही सब्जेक्ट होती हैं पेपर 2 में, यानी जो एसएसटी होती है वो आपका 60 नंबर का आ जाता है, बाकी आपका 3 सब्जेक्ट होती हैं। तो इस वजह से सारी सब्जेक्ट को बैलेंस बना के चलना होता है। तो आप सारी सब्जेक्ट को फोकस दीजिए क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मान के चलिए 1 या 1.5 महीने हैं। ठीक है, तो अब सारी सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिए और सारी सब्जेक्ट का अच्छे से एनालिसिस करिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो वीक है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, बच्चे जो है प्राथमिक स्तर के हैं, तो इसमें बात कही है उनका आकलन करना है, तो किस पर आप ध्यान नहीं देंगे। पहला है गणितीय अवधारणाओं को समझाना, या फिर गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, या फिर तर्क कौशल का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें आपका सी ऑप्शन से, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, यानी प्राइमरी स्तर के बच्चे, आप उनसे ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो जो जवाब दे रहे हैं यानी जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सटीक ही हो। वो थोड़ा बहुत कभी ऐसा भी होता है कि वो आगे का जो पॉइंट, यानी आगे जो बताना है वो पीछे ऐड कर देंगे, पीछे का आंसर आगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाता है। तो बच्चे छोटे हैं इसलिए आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जो गणित के आप जवाब पूछ रहे हो यानी जो आंसर आप पूछ रहे हो, तो बच्चे बिल्कुल सटीक तौर पे दें, ऐसा आप बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कभी वो ऐसा भी हो सकता है कि लैंग्वेज ही ऐसी बोलेंगे जो आपको समझ में ही ना आए। तो इस वजह से बच्चे जो हैं आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बिल्कुल वो सटीक बोले, या फिर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जैसा आपने पढ़ाया है बच्चे वैसे ही आपको एक्सप्लेन करें। ऐसा भी आप उम्मीद बच्चों से नहीं कर सकते। जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे और फिर वो ऐसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बट छोटे बच्चों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 32, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी निर्देशों का जो अनुक्रम है वो किस प्रकार होना चाहिए प्रारंभिक कक्षाओं का। पहला है चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, या फिर अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। तो 32 जो है इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन आपका सही है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन यानी अनुभव प्रदान करना होगा। फिर आपका क्या होगा, भाषा के माध्यम से समझाना, फिर आपका चित्र बनाना, फिर प्रतीक के माध्यम से, यानी आपने अगर कोई प्रतीक प्रतीक दिखा दिया, कोई सिंबल दिखा दिया, तो बच्चे उसके माध्यम से सीखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग हमको कैसे करनी है, पहले आप जब बच्चा क्लासरूम में आता है तो पहले हम ये देखते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे का अनुभव क्या है, यानी बच्चा आखिर इस बारे में कितना जानता है। जैसे कि हम प्राइमरी स्तर की बात है, जैसे कि हम बच्चों को 1 2 पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्या हम पहले देखेंगे कि बच्चों को एटलीस्ट 1 2 कहाँ तक आते हैं। ठीक है, और कहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है। तो पहले बच्चे का क्या है, हम अनुभव देखेंगे। ठीक है, उनका अनुभव क्या है,
उसके बाद हम देखेंगे कि भाषा के माध्यम से समझना, यानी वो किस लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं। जैसे कि हम बच्चों को 1-2 पढ़ाते जा रहे हैं, बट उनको नहीं समझ में आ रहा, वो 1, 2, 3 पढ़ रहे हैं। तो पहले हमको ये भी देखना है कि बच्चे एटलीस्ट किस माध्यम से सीखेंगे, यानी उनकी लैंग्वेज क्या रहने वाली है, वो कौन-सी लैंग्वेज को कैच ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है? ये हो जाएगा। फिर आपका चित्र बनाना, फिर आप चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे आपने छोटी बुकों में, छोटी क्लास में देखा होगा, जो बुकें प्रिंट होती हैं, उसमें जैसे ये बॉल बन गए 3, फिर साइड में लिखा होगा 3, ठीक है? ये 3 कुछ भी बना दिए गए, फिर यहाँ पे लिखा होगा 4। तो ऐसे बनाई जाती हैं। सिंबल के माध्यम से छोटी बुकों में, जो है छोटी क्लासेस में बुकें भी प्रिंट होती हैं। तो आप चित्रों के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। जैसे आपने श्यामपट्ट पे या ब्लैक बोर्ड पे कोई सिंबल बना दिया, फिर आपने साइड में मतलब उतनी ही गिनती काउंट करके लिख दी। तो इससे क्या होगा, बच्चे उसके भी माध्यम से सीखेंगे। फिर क्या करेंगे आप, कोई सिंबल दे दिया, सिंबल के भी माध्यम से बच्चा जो है वो सीखेगा। तो ऐसे जो है प्राइमरी स्तर में आपको शुरू करना है। पहले क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अनुभव। आखिर अनुभव कितना है बच्चे का इस टॉपिक से, कितना वो समझ, मतलब कितना वो समझ सकता है। ठीक है? फिर आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि हो सकता है बच्चे को बिल्कुल ज़ीरो हो उस टॉपिक में, उसको कुछ भी ना आता हो, तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है बच्चों को थोड़ा बहुत आता हो, तो आप इस लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले प्राइमरी की बात हो या फिर क्लास 6, 7, 8 की बात हो, सबसे पहले टीचिंग बेस्ट मेथड यही होता है कि पहले हमको देखना चाहिए कि बच्चे का उस टॉपिक से रिलेटेड अनुभव कितना है। ठीक है? तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा-सा, सारे क्वेश्चन आपको, मतलब सारे ऑप्शन आपको नहीं दिख पाते हैं, क्योंकि तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। जल्दी हम ये भी सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएँ घटाई। यानी कि ये जो संख्या है बच्चों ने कैसे घटा दी, 8 में उसने 2 घटा दिए, 6 लिख दिए, और फिर उसने क्या किया, 6 ऊपर 3 थे, नीचे 7 है। उसने जो है 7 से 3 को घटा दिया। ठीक है? तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन बच्चे के घटाव जो है सीखने का बोध करता है, यानी बच्चा जो है वो कैसे सीख रहा है जो घटाव, क्योंकि उसने 7 को क्या किया, 3rd से घटा दिया। ठीक है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर जो 33 है, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन है आपके, पहला है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, या फिर बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, या फिर अगर वो जानता ही नहीं है कि कैसे घटाना है तो उसने घटा कैसे दिया। ठीक है? तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा कि बच्चा उस बारे में कुछ जानता ही नहीं है। ठीक है? बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की जो है प्रक्रिया जानता है, हो सकता है। आगे चलते हैं। लेकिन वो 2 अंकों की घटाव वाली प्रक्रिया अगर जानता था तो उससे गलती कैसे हुई? ठीक है? आगे चलते हैं। यह एक गलती है और इसे बार-बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। यानी बच्चे को क्या करेंगे कि आप यही बस वर्क देते रहेंगे, उसको रटवाते रहेंगे। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन मच बेटर है, क्योंकि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएँ, यानी उसको ये नहीं पता है कि जो संख्या दी गई है हमको ऐसे घटाना नहीं है, उसको स्थानीय मान के बारे में नहीं पता है। ठीक है? उसकी जो गलत धारणाएँ बनी हुई, इसलिए बच्चे ने क्या किया, 7 से 3rd को घटा दिया। ठीक है? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं कि उसको कुछ मालूम ही नहीं था, उसको घटाव के बारे में नहीं मालूम था, या उसको घटाना ही नहीं आता, या फिर वो आलस कर रहा है, या फिर उसको आप रटवा देंगे, अभ्यास करवाएँगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी अधिगम यानी लर्निंग जो है, आपका असेसमेंट जो है, इसको क्या करना है, आपको ऑर्डर में लगाना है, इन ऑर्डर। तो पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, या फिर शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, या फिर जो है प्रगति रिपोर्ट का विकास, या फिर बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले क्या होगा आपका, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, योजना बनाएंगे कि हाँ हमको किस बारे में आकलन करना है, या फिर हमको कौन सा प्रोसेस अपनाना है। ठीक है? तो पहले आप क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए पहले आप थोड़ी बहुत उसके रिलेट करके योजना बनाते हैं। जैसे कि आपको अगर कहीं जाना भी है तो थोड़ा बहुत पहले से प्लान किया जाता है कि हाँ हमको इस दिन वहाँ पे जाना है। ठीक है? तो सबसे पहले क्या है, योजना बनाई जाएगी। सेकंड पॉइंट जो बनेगा, शिक्षण
अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, यानी एकीकृत आकलन एक में इंक्लूड करेंगे, इंटरलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड में चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है प्रगति रिपोर्ट का विकास। ठीक है, आखिर कितना प्रोसेस हो पाया है उसकी आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, यानी बच्चे की जो लर्निंग है वो कहाँ तक हुई है, साथ ही साथ उस मतलब उसको कौन से टॉपिक में समस्या है, कौन सा टॉपिक उसका वीक है, कौन सा टॉपिक उसका अच्छा है, तो इसका क्या करेंगे आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर फोर्थ पे आपका आ जाएगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में जो है क्यों नहीं किया जाता, यानी जो रोमन अंक होते हैं उनका जो प्रयोग है आमतौर पर हिंदी अरबी जो अंकों की होती हैं संख्याएं के लेखन में प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, आखिर क्या रीजन है उनका। तो पहला है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, या फिर रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, या फिर रोमन अंकों का जो है उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, या फिर बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि बच्चे क्या है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है, आखिर मतलब लेखन में क्यों नहीं, लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, आखिर उनका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। तो 35 जो है इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन से होगा कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनका क्या होता है स्थानीय मान ये जो है कोई नहीं रहता है, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है। ठीक है, तो यही इसका रीजन है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप खुद ही देख सकते हैं कि मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन कितने लेंथी हैं। ठीक है, तो अब क्या है सीटेट जो है क्वेश्चन सिलेबस वही है, तो इस वजह से क्या कर रहा है क्वेश्चन बहुत लेंथी बनाता है, तो इस वजह से आपको प्रैक्टिस इनफ करनी पड़ेगी। आप लोग प्रैक्टिस करिए क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर जितने भी कैंडिडेट अभी से स्टार्ट किए हैं सीटेट की प्रिपरेशन करना, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे देने होंगे, तभी जाके आपका सीटेट क्लियर होगा, क्योंकि आपको थ्योरी भी कंप्लीट करनी होगी एंड साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी करने होंगे, और प्रीवियस के क्वेश्चन करके ही आप टाइम मैनेज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लोगों के छूट जाते हैं, वहाँ पे टाइम ही नहीं बचता है। 2.5 घंटे किधर जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं है। तो इस वजह से प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस जो है इनफ करिए ऑल सब्जेक्ट की, तभी जाके आपका क्लियर हो पाएगा। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि आप मतलब आपको स्क्रीन पे पूरा दिख नहीं रहा है, वरना आप खुद ही देख सकते हैं कितने बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कितने लेंथी कुछ जो क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप कहाँ से कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस इनफ करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यानी जो एक शिक्षक है वो क्या कर रहा है, बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद जो वस्तुएं हैं, ठीक है, भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी जो उसके आसपास इन्वायरमेंट में जो चीज़ें पाई जा रही हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं उसको देखने को, वो अपने शब्दों में जो है समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है, आखिर जो टीचर है ऐसा क्यों करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है कि उसके आसपास की जो चीजें हैं वो अपने शब्दों में एक्सप्लेन करे या फिर समझे। तो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला जो इसमें है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो आपका है 36। ठीक है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 36 का आपका जो है पहला ऑप्शन, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है, या फिर बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे जो है डब सरडस खेलने का आनंद लेते हैं, या फिर या बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है और आकारों के बारे में उनकी समझ को गहरा बनाता है। तो इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आनंद लेना वो आपका खाली समय ये आपका नहीं होगा। इसमें आपका 4 भी ऑप्शन नहीं होगा, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। आपका थर्ड ही ऑप्शन मच बेटर है, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों को अवसर मिल रहा है, और जहाँ पे बच्चों को अवसर दिया जा रहा है, जहाँ बच्चों के रियल लाइफ से कनेक्ट किया जा रहा है, वो आपका पॉजिटिव माना जाता है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो निगेटिव नहीं था, क्वेश्चन भी पॉजिटिव था, इस वजह से हमको पॉजिटिव ही आंसर देना था। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, यानी जो एक मतलब व्यक्ति हैं जो दुकान पे बैठते हैं, उनके द्वारा जो गणित प्रयोग की जाती है, यानी गणित क्या हुई, जैसे कि कोई सामान लेने गया, जैसे आपने 50 रुपये लेके गए, आपने 20-30 रुपये की सामान खरीदे, तो उसने उन्होंने 20 रुपये आपको रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए। ठीक है, तो ये जो होता है, जो इसमें भी गणित का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, व्यवहारिक भाषा मतलब आमतौर की जो रोज की लाइफ है उसमें गणित का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो एक दुकानदार जो है व्यक्ति अशिक्षित है, उनके द्वारा जो प्रयोग की जा रही है गणित, उसको आप क्या कहेंगे? गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, या फिर सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, या फिर वे अस्पष्ट और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, या फिर आपका फोर ऑप्शन होगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीतियों के रूप में कक्षाओं कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो इसमें आपका जो है फोर ही ऑप्शन मच बेटर है, क्योंकि इसमें जो बात कही गई, यानी अशिक्षित जो दुकानदार हैं उनके द्वारा जो गणित प्रयोग की जा रही है, आखिर वो उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना था, तो इसमें आपका फोर ऑप्शन सही होगा। यानी कि जो गणित है के से संबंधित, यानी कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीतियों के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, यानी उस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए। डिस्कशन होगा तो बच्चे उसमें एक्टिव होंगे, बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, बच्चे भी अपनी थिंकिंग देंगे, अपनी राय बताएंगे, टीचर भी उस पर अपनी राय देगा, तो क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे लोग, बच्चे भी कनेक्ट होंगे, साथ ही साथ वो एक दूसरे की जो थिंकिंग है वो समझेंगे, जो मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है वो समझेंगे। तो ये बेस्ट है, यानी कि जब क्लासरूम में डिस्कशन होगा, चर्चा होगा, तो सारे बच्चे एक्टिव होकर उसको समझने की कोशिश करेंगे, और जो बच्चों में गलत धारणाएं बनी होंगी वो भी उनकी क्लियर हो जाएंगी, यानी जो डाउट होंगे वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? यानी एक शिक्षक को क्या है, गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। यानी विषम समूह कैसा हुआ कि एक समूह में हर प्रकार का बच्चा है, तो उसको एक टीचर कैसे संभालेगा। पहला ऑप्शन है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ जो है सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न जो है दें। यानी आप जो समूह बना रहे हैं उसमें एक, जैसे बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको आप एक समूह में कर रहे हैं। जो मीडियम बच्चे हैं यानी सामान्य हैं, उनको आप एक ग्रुप में कर रहे हैं। जो बिल्कुल भी नहीं आता, जो बिल्कुल डम है, तो उनको आप एक ग्रुप में कर रहे हो। तो आप ऐसे लेबल करोगे कि यानी बच्चे का जो ग्रुप बनाओगे उनकी क्षमता के अनुसार बना दोगे। ठीक है, या फिर आपका थर्ड होगा, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक कर कर रख कर, या फिर अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ताकि वे एक दूसरे से जो है एक दूसरे से सीख सकें। या फिर आपका होगा फोर, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल जो है प्रश्न गृहकार के रूप में आप देंगे। यानी जो बच्चे थोड़ा नॉर्मल है, उनको कम आता है, तो आप उनको उस हिसाब से वर्क दे रहे हैं, और जो बच्चे जिनकी उच्च क्षमता अच्छी है तो आप उनको जटिल वर्क देंगे। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपका जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई एक शिक्षक को गणित में जो विषम, यानी एक क्लासरूम में हर प्रकार का बच्चा है, ये तो नहीं कि एक क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे एक ही जैसे होंगे, सभी बच्चों को अच्छे से एक ही बार में समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। 30 बच्चे 30 प्रकार के होते हैं, और उनको 30 तरह के मेथड का प्रयोग करना है टीचर को। कुछ बच्चे होंगे जिनको फर्स्ट बार में ही समझ में आ गया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ समझ में आया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। तो क्या करना, आपको अपने मैथड में प्रयोग लाना है, यानी मैथड में क्या करना, चेंज लाना है। मान लीजिए कुछ बच्चों को देख के जल्दी समझ में आता होगा, कुछ बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से बहुत समझ में आता होगा, कुछ बच्चों को इन्वॉल्व करके इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो हम अलग अलग मेथड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो इसमें बात कही गई समूह के बारे में, यानी जो विषम समूह बनाएंगे उसके बारे में आप क्या करेंगे, तो क्या करना, हमको अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक ही समूह में रखना है। यानी कि एक आपने ग्रुप बनाया, उसमें गिफ्टेड बच्चा भी होगा, सामान्य बच्चा भी होगा, और जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जो मूड बच्चे हैं, यानी मान लीजिए डम बच्चे हैं, उनको भी आप उसी में इंक्लूड करेंगे। ऐसा इसलिए कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो भी कहती है कि हमको सभी बच्चों को एक साथ रखना है। कोई भी ये नहीं बच्चा फील करे कि हम अलग हैं, अलग थलग बच्चों को हमको फील नहीं कराना है। ठीक है, तो जब बच्चे एक ही समूह में इंक्लूड होंगे तो वो क्या करेंगे, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। यानी जो बच्चा गिफ्टेड है उसको बहुत कुछ अच्छे से आ रहा है, जो बच्चा क्रिएटिव है,
ठीक है? वो अलग-अलग प्रकार से सोच पा रहा है, उसकी थिंकिंग जो है अलग तरीके की है। तो जो बच्चे डम्ब हैं, वो भी उसमें सीखेंगे उस बच्चे से कुछ ना कुछ। मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है? और कुछ बच्चे उसमें डम्ब हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और कुछ बच्चे जो मतलब नॉर्मल हैं, और 1-2 बच्चे गिफ्टेड हैं उसमें, तो क्या होगा, जो बिल्कुल बच्चों को नहीं आ रहा था, वो बच्चे उससे सीख लेंगे कि अच्छा इस प्रोजेक्ट पे उसने ये ऐसे एक्सप्लेन किया था, इस प्रोजेक्ट पे उसने ये वर्क किया था, ये चित्र को ऐसे उसने बनाया था, तो ऐसे बन गया था। ठीक है? तो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे होते हैं, तो इसलिए क्या करना है आपको, एक ग्रुप में सभी प्रकार के बच्चे को इंक्लूड करना है। ये नहीं कि बच्चों के आधार पे, यानी उनके जो स्तर के आधार पे आप उनको अलग-अलग करेंगे, उनको आप अलग-थलग नहीं करेंगे। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, उनको आप एक ही समूह में बनाएँगे, एक ही समूह में रखेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, बच्चे एक-दूसरे से सीखेंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन मच बेटर है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। 39 जो है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए जो है विकसित किए गए हैं ताकि, पहला है, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, या फिर विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या फिर आपका होगा क्वेश्चन नंबर जो है 39, या फिर बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए, या फिर वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, यानी जो लास्ट में एग्जाम होते हैं उसके लिए आप बच्चों को तैयार करेंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमको क्या करना है, बच्चे को दक्ष बनाना है, यानी उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में क्या बच्चा हासिल करे, निपुणता हासिल करे। बच्चे को हमको इस मतलब ऐसे पढ़ाना है कि जैसे कि बच्चा क्या है, अगर मतलब ये नहीं कि उसको हमको क्या करना है, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करा देना, ऐसा नहीं, वो अपनी रियल लाइफ में उसका प्रयोग कर पाए, उसमें वो निपुणता हासिल करे। तो हमको क्या करना है, बच्चे को दक्ष बनाना है, यानी बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, यानी एक एक्टिविटी है, कौन सा जो क्लासरूम में जो है वर्क हो रहा है। पहला है, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, या फिर बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, या फिर बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, ये एक्टिविटी हो रही है, या फिर बच्चों का अन्वेषण में जो है लगना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4 ही, क्योंकि एक्टिविटी हो रही है क्लासरूम में, अगर गतिविधि हो रही तो अन्वेषण, यानी अगर बच्चे खोज रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्टिविटी होगी, और वहाँ पे हर बच्चा एक्टिव होगा और हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ही मतलब 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे खोज हो रहा है, अन्वेषण हो रहा है, वहाँ पे बच्चे के सारे सेंस इन्वॉल्व होते हैं, और सारे सेंस एक्टिव भी होते हैं, और वही आंसर मतलब ऑप्शन या आंसर सबसे बेस्ट होता है जहाँ पर बच्चा जो है एक्टिव हो, जहाँ पे बच्चे के सारे सेंस प्रयोग किए जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन निगेटिव ना हो तो। ये भी ध्यान रखिएगा, ये मतलब ये मत सोचते रहिएगा कि हमको पॉजिटिव देखना है बच्चे को, जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, बच्चे की जहाँ सेंस ज़्यादा एक्टिव है वही आंसर सही होगा, ऐसा नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन को लास्ट तक नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन गलत होता है। एग्जाम के दौरान क्या होता है, 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं जो आपको आते हुए भी गलत होते हैं। क्यों? उसका मेन रीज़न है, कभी आपने लास्ट तक नहीं पढ़ा, या फिर इतना इतना ज़्यादा जो है प्रेशर रहता है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे हड़बड़ाहट रहती है कि कभी-कभी जो ऑप्शन होते हैं उनको फिल करने में दिक्कत हो जाती है। यानी फिल करना था फर्स्ट, आपने फिल कर दिया दूसरा, लेकिन जब आप फिल कर दोगे तब देखोगे कि अरे ये तो, इसमें तो फिल करना था हमको फर्स्ट। तो ये सारी समस्याएं रहती, इसलिए क्या करना है, फ्री माइंड में बैठना है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है, और टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेज आपका होगा प्रीवियस के क्वेश्चन से, प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस इनफ करिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ही ऑप्शन सही होगा, जहाँ पे बच्चे खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, वही सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी, यानी वहीं पे जो है गतिविधियाँ हो रही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, सीटेट में पहले क्या होता था, निगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट जब से 2022 के ऑनलाइन एग्जाम हुए, तब से क्वेश्चन का लेवल सारा चेंज हो गया, यानी अदर्शन और रीजन के क्वेश्चन आने लगे, लेंथी क्वेश्चन बनने लगे, नहीं के क्वेश्चन ऐड होने लगे। तो इस वजह से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज समझ गए आप
सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। और इस बार तो सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो DSSB की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलने वाली, नवोदय विद्यालय की आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली, KVS भी आने वाला है, एकलव्य जो होता है उसमें भी टीचर, उसमें भी वैकेंसी आपकी आने वाली है, और BPSC की तो आ ही रही है। तो आपका जो है सीटेट क्वालिफाई होगा, आप तभी जाके अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? लास्ट तक पढ़िएगा, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका एक फर्स्ट ऑप्शन है, एक एक संगतता या फिर क्रमबद्धता, संख्या नाम या छिद्रिक रूप से पढ़ाना, या फिर समूह बनाना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यानी संख्या नाम यादृच्छिक के रूप में पढ़ाना। ठीक है, इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो पहला है, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी उसको अगर जानकारी नहीं थी क्षेत्रफल के बारे में तो उसने लंबाई चौड़ाई आंसर कैसे दे दिया? ठीक है, तो ये भी आपका जो ऑप्शन है गलत होगा फर्स्ट। अगला देखते हैं, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। अगला देख लेते हैं। अगला जो है, बच्चा सही कह रहा है, अगला जो है, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई है, या फिर बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है, यानी वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है, इसमें बात कही गई क्षेत्रफल क्या है, यानी पूछा गया बच्चे से क्षेत्रफल क्या है, तो उसने बताया लंबाई और चौड़ाई, आंसर में दे दिया लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो उसने बता दिया, लेकिन अब वो ये नहीं बता पाया कि ये मतलब आयत का है या फिर ये वर्ग का है। ठीक है, उसने लंबाई चौड़ाई तो दे दी आंसर में, उसने मतलब लंबाई चौड़ाई आंसर तो दे दिया, बट उसने वो ये नहीं बता पाया कि ये आयत का है या फिर वर्ग का है। तो बच्चा इसमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 सही, क्योंकि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहना गलत होगा कि बच्चे को कोई जानकारी नहीं है, अगर जानकारी नहीं थी तो उसने क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई कैसे बता दी? ये भी आपका कहना गलत होगा। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई तो है, बट है किसका ये तो बताना है। चौथा भी आपका जो है 4 ऑप्शन, ये भी आपका गलत है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है 2 ही ऑप्शन सही है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, क्षेत्रफल के रूप में उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी जो है मैथ सीखने के बारे में कौन सा जो है कथन सत्य है? तो पहला है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। ठीक है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, हर कोई गणित सीख सकता है, या फिर गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखी जा सकती है, यानी मैथ जो है उसको आपको सीखने के लिए कठोर जो है अभ्यास करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। ठीक है, यानी कि हर कोई गणित सीख सकता है। भाई अगर प्रैक्टिस की जा रही है, आप उस पर टाइम दे रहे हैं, उसको वर्क उस पर कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो भी आपको इजी लगेगी। तो मैथ जो है वो सब सीख सकते हैं। ये कहना गलत होगा कि आमतौर पर लड़कियां जो हैं गणित में कमज़ोर होती हैं, ये एक स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। तो ऐसा यानी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। तो आपका 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें जो है आपका थर्ड ही ऑप्शन सही होगा, यानी हर कोई जो है मैथ सीख सकता है, अगर वो इनफ प्रैक्टिस कर रहा है, उसको टाइम दे रहा है, तो सीख सकता है। डजंट मैटर करता है कि वो गर्ल्स है या बॉयज़ है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की। ठीक है, जिस पर समकोण वाले 4 चतुर्भुजों को खींचा गया था।
और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। यानी एक सीट जो थी वो वितरित किया बच्चों को, फिर क्या किया, उस पे 4 जो जो चतुर्भुज थे उनको खींचा गया। फिर साथ ही साथ चतुर्भुज और भुजाओं के बीच जो संबंध थे उनको खोजने के लिए बच्चे से कहा गया। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रयोगशाला विधि है। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी आगमन विधि है, यानी एडेक्टिव मेथड है। अब एडेक्टिव मेथड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, पहले एग्जाम्पल दिया गया, यानी पहले जो है उदाहरण दिया गया। यानी क्या किया, पहले उन्होंने सीट वितरित की जिसपे प्रॉपर तरीके से पहले से ही समकोड बना हुआ था। ठीक है, तो बच्चे को क्या करना था, उसमें खाली ढूंढना ही था। तो सबसे पहले जिसमें अगर एग्जाम्पल दे के समझाया जा रहा है, यानी सॉरी, जिसपे पहले उदाहरण दे के फिर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं या फिर समझाया जा रहा है, तो आपका आगमन विधि हो जाएगा। अगर यहीं पे पहले रूल दिया गया होता फिर एग्जाम्पल दिया जा रहा होता तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता। तो इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा संकल्पता मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र के बारे में यानी मैपिंग के बारे में कौन सा कंटेंट जो है वो गलत है? तो पहला है, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। या फिर संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्राकृत में पदानुक्रमित है। या फिर आपका होगा 4, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 2, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। क्योंकि क्या है इसमें ऑप्शन, क्वेश्चन जो था नहीं निगेटिव में था, तो इसलिए आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं तो ये ऑप्शन अगर पॉजिटिव में पूछता तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता। क्योंकि मानचित्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक के द्वारा ही बनाया जाता है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि मैपिंग जो होती है वो छात्र भी बना सकते हैं, स्टूडेंट बना सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बना सकता है जिसको भी नॉलेज है। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि आपका निगेटिव था तो हमको निगेटिव ही आंसर देना था। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन मच बेटर है। 2 ही ऑप्शन आपका सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा था। अगर पॉजिटिव में जाता तो ये आंसर चेंज हो जाता। क्योंकि मैपिंग आप खुद ही समझिए, क्या मैपिंग सिर्फ टीचर ही बना पाते हैं? नहीं, बच्चे भी बना लेते हैं, कोई भी बना सकता है जिसको भी नॉलेज है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि आगे से आपकी मैथ शुरू है, तो हम लोगों को मैथ पेडागोजी मतलब मैथ कंटेंट करना नहीं है, सिर्फ मैथ पेडागोजी को क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जो है सीडीपी पेडागोजी डिस्कस करेंगे या फिर हम लोग ईवीएस पेडागोजी, कोई एक सेट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ से आपको प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने कंटेंट की क्लासेस नहीं की है, मतलब हिंदी पेडागोजी की आपने क्लास नहीं की, ईवीएस की नहीं की है, तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो जब ये क्लास आप लोग ज्वाइन करोगे तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आप प्रैक्टिस करिए। तो इस वजह से इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप प्रैक्टिस चाहे जितनी भी कर लें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ PYQ क्वेश्चन करके सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट, आप चाहे सीडीपी हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, अगर आप ये सोचते हैं हम सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन करके प्रैक्टिस इनफ करके आप सीटेट क्वालिफाई कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप कंटेंट नहीं पढ़ोगे, रीड नहीं करोगे, नहीं समझोगे, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि सीटेट जो है अब क्वेश्चन बहुत लेंथी पूछता है और क्वेश्चन को बहुत घुमाता है, यानी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा घुमाता है। अगर आपने लैंग्वेज नहीं समझी, क्वेश्चन आपको आता हुआ आपका गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस सिर्फ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से ही करना है। कोई मॉक टेस्ट वगैरह मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था एग्जाम के मतलब प्रिपरेशन के दौरान, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर हुआ। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई मैंने कर लिया। कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं की, कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, सिर्फ मैंने क्या किया, एनसीईआरटी फॉलो किया, कंटेंट कंप्लीट किया, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन से इनफ प्रैक्टिस की, बस मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। आपको बस इतना ही करना है, आपका भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 3 बजे मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है तो इसको ज्वाइन करिएगा, अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम लोग सोशल साइंस यानी एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।